अब हुमायूं के साथ क्या होता है, हुमायूं जब डेथ कर जाते हैं तो उनका जो है मकबरा बनाया जाता है, और हम जो हुमायूं का मकबरा बना हुआ है इसको अगर आप देखेंगे तो ये दिल्ली में जो है आपके बना है, और ये मकबरा जो है हुमायूं की बहन ने बनवाया था। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जिनका नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो थी ये एक तरह से हुमायूं की बहन थी, जिन्होंने हुमायूं के याद में हुमायूं का मकबरा जो है आपके दिल्ली में बनवाया है। तो दिल्ली में जो है आपके ये थे, और हुमायूं की जो वाइफ थी हमीदा बेगम, हमीदा बेगम और हुमायूं से जो है आपके जो बेटा पैदा हुआ वो उसका नाम क्या था, अकबर। तो ये अकबर जो आगे जो है वंश संभालेगा। अब यहां पर भी वही चीज आती है कि हुमायूं के भी जो है आपके एक तरह से जो है कई बेटे होते हैं, और कई बेटे होने की वजह से क्या होता है, फिर वही चीज होता है कि पूरा जो डायनेस्टी होती है उसका फिर बंटवारा होता है। और ये जो जब बंटवारा होता है तो ऐसी कंडीशन में जो है अब ये होता है कि किसको ये बंटवारा जो है आपके मिलेगा, जो मेन रीजन जो आपका ये हुमायूं जहां पर थे वो कौन पाएगा, जो दिल्ली वाला रीजन था। तो यहां पर जो है आपके एक तरह से अकबर के जो हाफ ब्रदर थे, हाफ ब्रदर के मतलब क्या हुआ कि फादर तो एक ही थे लेकिन कई बीवियां थी हुमायूं की, तो जिसकी वजह से दूसरी बीवी से जो बच्चा था, जो भाई था उनका, तो वो जो है हाफ ब्रदर कहलाता है। तो वो भी जो है आपके एक तरह से इस पे जो है आपके डायनेस्टी पे हक जमा रहा था। लेकिन उसकी भी मां जो थी, या आप ये कह सकते हैं कि अकबर की दूसरी मां जो थी, उन्होंने भी सपोर्ट किया कि नहीं अकबर को थ्रोन पर बैठना चाहिए, कि उसके अंदर कुछ काबिलियत है, इसलिए वो जो है आपके एक तरह से थ्रोन पर बैठे। तो इस तरह की इस वजह से जो है आपके अकबर को थ्रोन मिला। लेकिन अकबर के साथ क्या था कि अकबर के साथ ये था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी क्योंकि हुमायूं का जो टच था, हुमायूं क्या जानते थे, हुमायूं चाहते थे कि अकबर को ही हमारे बाद जो है आपके एक तरह से एम्परर बनाया जाए। उसकी वजह यह थी कि हुमायूं के सबसे करीब जो थे वो थे अकबर, और कई जो है इस तरह की चीजें जो है देखने को मिली कि जिसमें हुमायूं अकबर को काफी कुछ समझा रहे हैं या बता रहे हैं। तो एक पोर्ट्रेट है जिसमें कि जो है आपके हुमायूं बाबर से कुछ ना कुछ जो है टीचिंग्स ले रहे हैं, तो बाबर जो है हुमायूं को बता रहे हैं। उसी तरह से ये कहा जाता था कि हुमायूं भी अपने लड़के अकबर को भी उसी तरह से बैठाल करके काफी बातें किया करते थे, और अपने जो एक तरह से उनका जो एक्सपीरियंस था वो अकबर को शेयर करते थे, जिसकी वजह से अकबर बहुत कम उम्र में मैच्योर हो गए थे। उम्र बहुत छोटी थी लेकिन मैच्योरिटी बहुत ज्यादा थी। तो मैच्योरनेस इसलिए थी क्योंकि हुमायूं जो है आपके अकबर से आपके इस तरह की बातें किया करते थे। तो ये जो है जैसे यहां पर जो है आपके एक तरह से दिखाया जा रहा है कि अकबर, और जैसे इस पोर्ट्रेट में अकबर और हुमायूं दोनों जो है आपके आपस में मिल रहे हैं, जिस तरह से बाबर और हुमायूं को दिखाया गया है। तो ये जो है आपके डिफरेंट पोर्ट्रेट है जो अलग अलग चीजों को बताता है। अब पहली चीज ये आती है कि अकबर का नाम क्या था। तो अबुल फत जलालुद्दीन मोहम्मद पूरा नाम था। तो अबुल फत जलालुद्दीन मोहम्मद कंप्लीट नाम होता है, बाद में उनको अकबर का खिताब मिलता है, और जिसकी वजह से जो है आपके एक तरह से इनको अकबर के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग अकबर के नाम से ही जानते हैं, इनको जो है बहुत ज्यादा जानते हैं तो जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से जानते हैं। अबुल फत जो है आपके बहुत कम जो है यूज हुआ करता है। तो अबुल फत जलालुद्दीन मोहम्मद इनका पूरा नाम था। और जैसे आपने मुगल आजम भी देखी होगी, तो मुगल आजम में भी आपके एक तरह से जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है आपके एक तरह से बोला जाता था। तो ये चीजें थी। तो अकबर क्या था, 13 साल की उम्र में जो है आपके एक तरह से एम्परर बने, और 13 साल की उम्र में जब ये एम्परर बने तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि 13 साल की उम्र में, छोटी उम्र में जो है आपके एक तरह से उनके ऊपर कोई गाइड नहीं था। तो एक ऐसा नाम जो कि जो है
मुगल डायनेस्टी में बहुत ज्यादा जो है आपके काम आया, वो कौन थे? बैराम खां। बैराम खान जो थे वो हुमायूं को भी उन्होंने हेल्प की थी, और अकबर को भी ये बोला था कि ये मेरे बेटे की तरह है, और बेटे की तरह हम इसको जो है सारी जो है आपके एक तरह से इसको तैयार करेंगे, और यही जो है आपके एक तरह से मुगल के थ्रोन पर बैठेगा। तो इसलिए बैराम जो है आपके खान जो थे वो जो थे एक तरह से इनके आप ये कह सकते हैं इनके टीचर थे अकबर के, और वही जो है गाइड कर रहे थे इनको पूरी तरह से। अब देखिए अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को अगर हम लोग देखें या उनके बैटल्स को देखें तो हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 अलग अलग रीजन में। और बैराम खान जो थे वो थे एक तरह से पूरी तरह से इनके सपोर्टर, मतलब इन्हीं के जो है आपके एक तरह से छत्र छाया में जो है अकबर जो है बड़े हुए थे। 1556 से 1570 एक ऐसा पीरियड था कि जिसमें जो सूरी थे एक तरह से जो आपके शेर शाह सूरी के बेटे जो थे सिकंदर शाह सूरी, ये जो है परास्त हो चुके थे, लेकिन कई बार उन्होंने भी एफर्ट किया, हुमायूं से परास्त हो गए थे, हुमायूं की डेथ हो गई, अब अकबर आ गए, तो कई बार उन्होंने कोशिश किया जो है आपके एक तरह से फिर से वापस जो है आपके अटैक करने की, लेकिन असफल रहे वो। उन्होंने क्या किया कि सूरी जो आपके डायनेस्टी थी उसने अफगान लोगों से जो है आपके टाई अप कर लिया, और जिसकी वजह से जो है आपके एक तरह से एक बड़ी सेना बनाई, और फिर अफगान से लास्ट में वॉर भी होती है। तो इस बीच में इन्होंने क्या किया, इनका जो हाफ ब्रदर था मिर्जा हकीम, अकबर का हाफ ब्रदर कौन था? मिर्जा हकीम। तो मिर्जा हकीम ने बड़ी जो है आपके प्रॉब्लम क्रिएट करी है। कई बार जो है इन्होंने बीच बीच में क्या किया है कि आपके दूसरे राजाओं को इनवाइट किया है कि आप आइए और अकबर को हराइए, क्योंकि अकबर के रहते हुए जो है मिर्जा हकीम को जो है आपके थ्रोन नहीं मिल रहा था, जबकि मेन थ्रोन जो है आपके एक तरह से अकबर के हाथ में था। तो मिर्जा हकीम हमेशा बीच में इस तरह की चीजें किया करते थे, जिसमें जो है उज़्बेक्स जो थे, जो कि आपके एक तरह से मंगोल ट्राइब्स जो आपके हुआ करती थी और उज़्बेक्स होते थे, उनको कभी कभी इनवाइट करना, जो कि आपके एक तरह से जो है हमेशा से इनका बना रहा मिर्जा हकीम का कि कुछ ना कुछ जो है आपके तोड़फोड़ करते रहते थे। तो दूसरी चीज ये है कि 1568 में जो है आपके सिसोदिया जो है आपके एक तरह से जो चित्तौड़ में का रीजन था जहां राजपूत हुआ करते थे, सिसोदिया राजपूत जो थे, उनके ऊपर भी जो है आपके एक तरह से अटैक हुआ, और उसके बाद जो है उस वॉर को भी इन्होंने जीता और अकबर ने। और 1569 में यही चीज रणथंबोर पर हुई, रणथंबोर भी जो है आपके एक तरह से जीता। 1570 से 1585 ये सेकेंड फेज था। इस रीजन में क्या है, मिलिट्री कैंपेन जो है गुजरात की तरफ गया। गुजरात का रीजन जो है आपके पूरी तरह से गुजरात है, बंगाल है, बिहार है, ये सब धीरे धीरे करके आपके एक तरह से बाबर जीतते गए, तो अकबर जीतते गए। तो अकबर का अगर रेन देखें या इनकी जो है आपके ये देखें, तो अकबर की रेन में क्या हुआ था कि जब ये यहां से एंटर किए थे तो धीरे धीरे करके इस तरह से एंटर करते 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 ये पूरा गुजरात तक ऐसे आए थे। तो ये रीजन जो है कवर अप करते हुए और तब ऐसे जो है आपके एंटर किए। तो इस रीजन में क्या थे, इस रीजन में राजपूत थे, जो मेवाड़ का क्षेत्र था, मेवाड़ का क्षेत्र था, तो ये जो आपके राजपूत थे, सिसोदिया राजपूत थे, जो कि यहाँ पर जो है आपके होते थे, और यहीं पर जो है आपके एक तरह से सबसे ज्यादा जो है आपके रिवोल्ट भी हुए, अटैक भी हुए, और बाद में यहीं से सबसे ज्यादा सपोर्ट भी अकबर को मिला। तो उसका रीजन क्या था? रीजन सिर्फ ये था कि जो अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि राजपूत से, क्योंकि मैट्रिमोनियल अलायंस जो हुआ, या आप ये कह सकते हैं कि राजपूत की प्रिंसेस से क्योंकि अकबर ने शादी करी, जिसकी वजह से वो खुद सम्मान देने लगे जो है अपने कोर्ट में जो है आपके एक तरह से राजपूतों का, जिसकी वजह से राजपूत जो है इनके अच्छे व्यवहार की वजह से, अच्छे बिहेवियर की वजह से इनके हो गए। तो जिसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा इनको जो है रिवोल्ट का सामना नहीं करना पड़ा। तो अब इसमें अगर हम लोग देखें तो ये जो पूरा कैंपेन था,
जैसे अभी हमने आपको बताया गुजरात जो पूरा रीजन आए हैं, तो ये बिहार, उड़ीसा, ये सब जीते हैं, ये 1570 से लेके 1585 के बीच में। और फिर इसके बाद जो है आपके अकबर ने और जो है अपने एक्सपेंशन करते चले गए, और जो काबुल आबुल का रीजन था, जो आपके एक तरह से हुमायूं के हाफ ब्रदर के पास था, तो वो भी रीजन जो है धीरे धीरे करके अकबर ने पूरा जो है सफावीद जो है आपके के साथ मिल करके, सफावीद जो डायनेस्टी थी उनसे मिल करके, क्योंकि कभी सफावीद डायनेस्टी का ना तो बाबर, ना ही हुमायूं और ना ही अकबर से जो है आपके कोई एक तरह से फाइट हुई। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो डायरेक्ट फाइट कभी नहीं हुई, इनडायरेक्ट फॉर्म में कश्मीर का जो रीजन था वो सफावीद कुछ हद तक जो है अपना पोजीशन जो है अपना जमाते थे, लेकिन अकबर ने जब उसको जो है अपने कब्जे में ले लिया तो फिर उसके बाद जो है आपके सफावीद डायनेस्टी वहां से खत्म हो गई। तो इस तरह से अगर देखें तो जो अकबर थे ये डेक्कन तक जा रहे थे, दक्षिण भारत तक जा रहे थे, लेकिन लास्ट फेज में कहा जाता है कि क्योंकि अकबर ने भी डिसाइड कर लिया था कि हमारा जो जितने बेटे हैं उनमें से जहांगीर जो है वही जो है आपके राजा बनना चाहिए। पहले अकबर का डिसीजन यही था, लेकिन जहांगीर इतने ज्यादा जो है आपके एक तरह से आप ये कहें कि उनको जल्दबाजी थी कि अकबर जब जो है आपके एक तरह से कहा जाए कि साउथ में जब जो है इन्वेट करने लगे, तो उस टाइम दिल्ली में जो है आपके एक तरह से विद्रोह कर दिया जो है आपके जहांगीर ने, जिसकी वजह से अकबर को वापस आना पड़ा और दक्षिण भारत जो है साउथ इंडिया में जो है आपके एक तरह से जो गोलकोंडा का रीजन है और जो है आपके गोलकोंडा के आसपास का पूरा रीजन जो आपके होता है वो सब कैप्चर अकबर नहीं कर पाए थे। तो ये जो है छोड़ करके वो फिर वापस चले आए जहांगीर के रिवोल्ट की वजह से। अब अकबर का जो रिजीम था उसको अगर हम लोग देखें तो 1556 से 1605 तक था। 1564 में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम इन्होंने किया, इन्होंने स्लेवरी एबॉलिश कर दी, खत्म किया। तो पहले क्या हुआ करता था, पहले बंधुआ मजदूरी का काम हुआ करता था, तो जिसकी वजह से लोगों को, जो गरीब लोग होते थे उनको पकड़ करके बंधुआ मजदूर बना लिया जाता था और जो है आपके एक तरह से लोग जो है अपने रियासतों में काम करवाते थे। बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स जो हुआ करते थे, जो एक तरह से जमींदार हुआ करते थे, वो जमींदार जो है आपके बंधुआ मजदूरों को जो है रख लेते थे और उनको उनका शोषण करते थे, एक्सप्लॉयटेशन किया करते थे। तो जब अकबर ने देखा ये सारी चीजें कि हाँ लोगों के ऊपर इस तरह से अत्याचार हो रहा है, इस तरह से लोग परेशान हैं, तो धीरे धीरे करके उन्होंने सबसे पहले इस तरह के जितने भी लोग थे जो कि आपके बंधुआ मजदूर के फॉर्म में, बॉन्ड लेबर जिनको कहा जाता है, तो बॉन्डेड लेबर के फॉर्म में जितने लोग जो हैं आपके एक तरह से काम कर रहे थे उन सबको छुड़ाया और अपने पूरे एम्पायर में ये बोल दिया कि बंधुआ मजदूरी अब कोई नहीं करेगा, स्लेवरी हमेशा के लिए एबॉलिश्ड हो गई। तो इसलिए अकबर ने देखिए जो आपके एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क तो किया ही किया, लेकिन कुछ ऐसे काम किए जो कि किसी भी राजा ने जो है आपके एक तरह से नहीं किए। जैसे स्लेवरी एबॉलिश का काम किसी ने नहीं किया। हर किसी भी रिजीम में आप देखेंगे, चाहे वो एंशिएंट इंडिया में देखिए, चाहे मिडिवल इंडिया में देखिए, आप देखेंगे जितने भी रूलर्स रहे, इंडियन रूलर्स जितने भी रहे हैं, उन सब ने स्लेवरी जो है आपके करवाई है और सबके राज्य में स्लेवरी हुई है। खासतौर से राजपूत के राज्य में बहुत ज्यादा स्लेवरी थी, लेकिन जैसे ही अकबर आए तो उन्होंने देखा कि स्लेवरी का प्रचलन है और स्लेव्स को रोक करके रखा जाता है, उन्हीं सारे काम करवाए जाते हैं। तो सबसे पहले उन गरीबों को पहले उन्होंने छुड़वाया और छुड़वा करके एक तरह से स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया। फिर 1571 में उन्होंने फतेहपुर सीकरी जो है आपके एक तरह से स्थापित की, फतेहपुर सीकरी बनवाया, बुलंद दरवाजा जो है आपके वो बनवाया और फिर उसके बाद फतेहपुर सीकरी को ही अपना कैपिटल बना दिया। तो एक तरह से अगर ये कहा जाए कि अकबर के रेन में जो कैपिटल था वो कौन सा था, दिल्ली था, आगरा, फतेहपुर सीकरी था। तो फतेहपुर सीकरी जो है आपके, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अकबर का जो है आपके ये कैपिटल कहां था, तो फतेहपुर सीकरी में था, जो यहां पर जो है आपके हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब गुजरात की तरफ ये बढ़े तो गुजरात की तरफ इन्होंने अटैक किया और जिसकी वजह से जो है आपके गुजरात के रीजन में जितने भी आपके राजपूत थे और ये सारे लोग थे उनको
जो है अपने कब्जे में लिया और मेवाड़ एवाड़ का जो पूरा क्षेत्र था वो सब जो है अपने कब्जे में लिया। खास तौर से कहा जाता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ ये एक तरह से लास्ट जो है आपके ये कहा जाता है कि जो आपके राजपूत थे उन राजपूतों में सबसे लास्ट राजपूत जो आपके एक तरह से जिन्होंने विरोध बहुत ज्यादा किया वो महाराणा प्रताप थे। लेकिन उनको भी एक राजपूत ने ही, क्योंकि मान सिंह जो थे एक तरह से कौन थे, मान सिंह जो थे वो जो है आप ये कह सकते हैं कि जो अकबर की जो आपके एक तरह से दरबार में अगर देखा जाए तो अकबर की वाइफ जो थी जिनको जोधाबाई कहा जाता था, तो ये उनके ही जो है आपके भतीजे आप ये कह सकते हैं कि वो थे। तो जिसकी वजह से मान सिंह जो है आपके एक तरह से अकबर को बहुत मानते थे। वजह ये थी अकबर को मानने की वजह क्या थी, क्योंकि जो एक तरह से जोधाबाई थी वो अकबर की बीवी थी। तो इसलिए मान सिंह जो है आपके एक तरह से एक बहुत बड़े आप ये कह सकते हैं कि पोजीशन में थे आपके अकबर के रेन में, और इनको कमांडर की पोस्ट दी गई थी। तो अकबर की जो सेना थी उसके जो मेन कमांडर थे, वो मेन कमांडर जो थे वो आपके मान सिंह थे। तो हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ तो हल्दी घाटी के बैटल में अकबर ने फाइट नहीं करी, बल्कि अकबर की तरफ से मान सिंह ने महाराणा प्रताप से लड़ाई की। तो हल्दी घाटी में जो है आपके मान सिंह ने जो है आपके महाराणा प्रताप के अगेंस्ट जो है आपके बैटल किया, और 1575 में ही एक बहुत बड़ा सा जो है इबादत खाना बनवाया। ये अकबर ने बनवाया इबादत खाना। इबादत खाना क्या था, ऐसा प्लेस था जो कि आपके एक ऐसा प्लेस था जहां पर लोग जो है आपके इबादत किया करते थे, खासतौर से मुस्लिम्स के लिए जहां नमाज पढ़ते थे। तो एक बहुत बड़ी जगह बनवाई इबादत खाना जिसको कहा जाता है, और वो जो है आपके एक तरह से नमाज के लिए या फिर ऑफरिंग्स करने के लिए। और सिर्फ ऐसा नहीं कि पहले तो ये रेस्ट्रिक्टेड था सिर्फ जो है मुस्लिम्स के लिए, लेकिन बाद में इन्होंने ओपन फॉर ऑल कर दिया। तो ओपन फॉर ऑल के मतलब इबादत खाना जो है आपके ओपन फॉर ऑल हो गया। इसका मतलब कि हर धर्म के लोग वहां इबादत के लिए आ सकते हैं, हिंदू भी आ सकते हैं, क्रिश्चियन भी आ सकते हैं, मुस्लिम भी आ सकते हैं। तो ऐसा हुआ कि जो है आपके एक तरह से जितने मुस्लिम आते भी थे इबादत खाने में, उन्होंने भी आना छोड़ दिया। तो छोड़ इसलिए दिया क्योंकि वो कॉमन फॉर ऑल हो गया, और फिर जो है आपके एक तरह से उसी को कहा गया पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। तो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें फिर क्या होता था कि चार तरह के लोग बैठ जाते थे और आपके एक तरह से पॉलिटिक्स की बातें जो आपके हुआ करती थी, जो रियासतों में बातें हुआ करती थी, फिर वो होने लगा। फिर इबादत नाम की चीज खत्म हो गई। इबादत जो होती है वो बहुत लोनलीनेस में होती है। इसके मतलब कि बहुत जो है आपकी जब आदमी एकांत होता है तब ऊपर वाले से दिल लगाता है, दिमाग लगाता है, तभी टच करता है। और वहां पर क्या होने लगा था, जब ओपन कॉमन फॉर ऑल हो गया तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि हर तरह के लोग आने लगे, और फिर वहां पर पीस जो थी, जो एक तरह से वहां का सुकून था हो गया। और जब सुकून खत्म हो गया तो ऐसे कंडीशन में जो है वहां पर इबादत के लिए जो लोग आते थे उन्होंने भी आना छोड़ दिया, और फिर वो जो है आपके उस जगह पर नहीं आते थे। तो इस तरह से इबादत खाने की जब सुकून खत्म हो गया, जब पीस खत्म हो गई, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, लोगों ने वहां पर इबादत करना छोड़ दिया। और जो मुस्लिम्स थे वो एक तरह से नमाज ऑफर करते थे, वहां पे नमाज पढ़ना उन्होंने छोड़ दिया। और नॉर्मली जो है आपके दूसरे धर्म के लोग भी वहां आना छोड़ दिए, क्योंकि एक तरह से वो पार्लियामेंट ऐसा हो गया था, और जिसकी वजह से वो इबादत खाना नहीं रहा। तो इसलिए इबादत खाना जब उन्होंने बनवाया था और सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड था जो है आपके मुस्लिम्स तक, तब तक तो वहां पे बहुत शांति थी। लेकिन जब ओपन फॉर ऑल हो गया तो ओपन फॉर ऑल होने का मतलब फिर इबादत सुकून में होती है, सुकून नहीं रहा, भीड़ भाड़ होने लगी, तरह तरह की बातें होने लगी, हर धर्म के लोग वहां पर पहुंचने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसके वहां पर सिर्फ चर्चाएं होती थी, डिबेट होते थे, और जिसकी वजह से जो लोग सुकून से इबादत करने वाले हुआ करते थे वो फिर अब माइंड नहीं लगा पाते थे, जिसकी वजह से उन्होंने उस प्लेस को छोड़ दिया। कुछ टाइम के लिए जो है आपके एक जो है अकबर ने एक जैसे कहा कि उनका यह मानना था अकबर का
कि जो आपके एक तरह से कंट्रोल हुआ करता है, उन्होंने एक दीन चला दिया। तो उन्होंने कहा कि एक दीन चला देते हैं और जिसको जो है आपके कंट्रोल कौन करेगा, अकबर करेगा, तो उसको दीन इलाही कहा गया। तो उनका जो है आपके एक दीन चलाया उन्होंने, तो उन्होंने कहा दीन इलाही के नाम से उसको जाना गया। और दीन इलाही को मानने वाले कितने लोग थे, तो दीन इलाही जो आपके एक तरह से दीन चलाया गया, उसको मानने वाले सिर्फ एक लोग थे। वो कौन था, बीरबल। तो बीरबल ही एकमात्र ऐसे फॉलोअर थे जो दीन इलाही के थे। तो इसलिए ये प्रश्न पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा कि दीन इलाही का फॉलोअर कौन कौन थे, या कितने लोग थे, या कौन था। तो सिर्फ एक लोग थे और वो कौन था, बीरबल। तो बीरबल जो है दीन इलाही को जो है मानते थे। अब देखिए दीन इलाही की क्या चीजें थी। अकबर प्रोपाउंडेड दिस रिलीजन एंड मेड दिस रिलीजन इन हिंदू कल्चर। इस रिलीजन को जो है आपके रिलीजन को बड़ा किया, और बड़ा करके इसमें क्या किया कि इसमें ऐसा इस दीन इलाही को ऐसा बना दिया कि आपके इसमें हर कल्चर के लोग इकट्ठा हो जाएं, मतलब हर रिलीजन के लोग यहां पर इकट्ठा हो जाएं। तो ये चाहते थे कि ये कोई प्रॉपर कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, बल्कि एक ऐसा रिलीजन का हब है कि जहां पर सारे रिलीजन आकर के अकोमोडेट हो जाएं। ही एडवर्टाइज दिस रिलीजन एज इट बिकेम मोर एंड मोर पॉपुलर थ्रू आउट। जैसे कि उसने एडवर्टाइज भी किया कि, लेकिन बहुत दूर दूर तक इसकी बात गई। यहाँ अकबर ने दीन इलाही एक जो है पूरा मजहब बना दिया, पूरा रिलीजन बना, लेकिन जो है आपके एक तरह से लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे थे। अकबर्स रिलीजन हैड अ मेजर इंपैक्ट ऑन वेयर ही रूल्ड विथ लॉज एंड बिलीव्स। तो अकबर का जो रिलीजन था दीन इलाही जिसको कहा गया, तो ये जो है आपके लोगों के चर्चा का तो विषय था, डिबेट हो रही थी। वजह ये हो रहा था कि एक नई चीज जो है आपके ये हो गई कि पूरा रिलीजन ही फॉर्म हो गया, और एक आदमी पूरा रिलीजन को बना रहा है, उसके लॉज और जो है रूल्स को फॉलो कर रहा जो है बना रहा है। तो ऐसी कंडीशन में चर्चा तो हो रही थी, लेकिन ये था कि लोगों तक पहुंच रहा था, लेकिन इसको फॉलो कोई नहीं कर रहा था। द लॉ वॉज बेस्ड ऑन सम ऑफ द रिलीजियस रीडिंग्स इन दीन इलाही। तो जो आपके एक तरह से जो धर्मों के अलग अलग धर्मों के जो छोटी छोटी जो है अच्छी चीजें थी, उसको मिला करके जो है आपके एक तरह से एक धर्म बनाने की कोशिश करी दीन इलाही के नाम से। उसके अलावा दीवान खास एक ऐसी जो है आपके जगह हुआ करती थी जहां पर अकबर के जो है आपके जितने भी मुगल एम्परर रहे थे, मुगल एम्परर क्या करते थे, इसी जो है आपके दीवान खास में मीटिंग किया करते थे, जो प्रॉपर मीटिंग हुआ करती थी। और ये किस तरह की मीटिंग हुआ करती थी, जैसे बिफोर बैटल, अगर कोई बैटल में जाते थे या कोई युद्ध करने जाते थे, तो वॉर से पहले, बैटल से पहले वो अपनी स्ट्रैटेजी को वहीं पर डिस्कस करते थे, जो अपने कमांडर्स के साथ, अपनी फोर्सेस के साथ, या फोर्सेस के जो भी आपके जो है आपके एक तरह से लीडर्स हुआ करते थे, जो मेन लोग हुआ करते थे, उनको बैठ करके उनके साथ जो है ये पूरा डिस्कशन किया करते थे। तो दीवाने खास जो है आपके एक तरह से प्लेस बनाया गया, वो इसीलिए बनाया गया मीटिंग के लिए, जहां पर जो है आपके प्रोमिनेंट लोगों के साथ, जो आपके एक तरह से मुगल एम्परर प्रोमिनेंट लोगों के साथ बैठ करके हर एक चीज डिस्कस किया करते थे। तो डिस्कशन का जो है आपके यहां पर क्या जो है मुद्दा हुआ करता था, तो मुद्दा होता था, एक तो वॉर होती थी, वॉर के बारे में डिस्कशन होता था। दूसरा जो है अगर किसी उसी रेन में या फिर उसी जो है आपके पूरे एम्पायर में कोई अगर कोई समस्या होती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी, उसको डिस्कशन किया जाता था। या फिर कहीं पर जो है किसी का इन्वेजन का, अगर मान लीजिए कोई टेरर होता था, कोई डर होता था, या फिर जो है कोई जो है एक तरह से आप ये कहें कि कहीं से अगर खबर ये आती थी कि फलाना राजा जो है अटैक कर रहा है या अटैक करने वाला है, तो इन सब चीजों का डिस्कशन जो हुआ करता था वो इसी दीवाने खास में हुआ करता था। तो बहुत सारे डिसीजंस होते थे, यहाँ पे डिसीजन लिए जाते थे, लोगों के अगेंस्ट भी डिसीजन लिए जाते थे। जैसे कोई लोग हैं, जैसे मान लीजिए कोई उसी रेन में, उसी रीजन में जो है आपके कोई ऐसी बातों को कर रहे हैं जिसकी वजह से पूरा जो आपके एक तरह से एम्परर जो अंपायर था वो जो है आपके एक तरह से परेशान हो रहा है या कुछ कर रहा है, तो उनके खिलाफ जो है वहां पर डिसीजन लिया जाता था। जैसे मान लीजिए कि कोई अफवाह फैला रहा है या फिर कोई जो है किसी को परेशान कर रहा है, तो वो भी जो है आपके वहां पर सुनवाई हुआ करती थी। तो ये एक तरह से दीवाने
खास तौर से खास लोगों के लिए था। एक दीवाने आम हुआ करता था। दीवाने आम क्या हुआ करता था, कोई भी पब्लिक अपनी फरियाद लेकर के जब आएगी तो वो दीवाने आम में आती थी। लेकिन दीवाने खास क्या होता था, दीवाने खास ऐसी जगह होती थी जहां पर कुछ प्रोमिनेंट लोग ही पहुंचते थे, जिनको जो है आपके एम्परर इनवाइट करते थे या एम्परर बुलवाते थे। तो दीवाने खास की ये सबसे बड़ी पहचान थी। तो दो चीजें थी, दीवाने खास और दीवाने आम। अब अकबर की मैट्रिमोनियल अलायंसेस आप जानते हैं, जिसमें से कि आपके राजपूत से जो है एक तरह से ये कहा जाता है कि राजपूत घराने में उन्होंने शादी करी थी, और सिर्फ एक ही जगह नहीं बल्कि 3 जो है उनकी बीवियां जो थी वो आपके राजपूत घराने की थी। तो उसमें जैसे कहा जाता है, अकबर मेड द राजपूत्स नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो रिलेटिव्स थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंस। ऐसा नहीं कि राजपूत को उन्होंने दोस्त बनाया, दोस्त तो बनाया ही बनाया, प्लस उनको रिश्तेदार भी बना लिया, रिलेटिव भी बना लिया, जो है आपके प्रिंसेस से शादी करके। 1562 he married the daughter of राजा भरमल। राजा भरमल कहां के थे, आमेर के। तो आमेर जो आपके इस टाइम प्रेजेंट टाइम में जैसे राजस्थान के रीजन जो है आपके जयपुर का जो पूरा रीजन होता है वो, तो आमेर। हरका बाई, हरका बाई उनका नाम था जिनसे इन्होंने शादी करी थी, और हरका बाई को ही जो है आपके रीनेम कर दिया गया था मरियम उस जमा। तो मरियम उस जमानी के नाम से जाना गया था। तो इनका नाम मरियम उस जमानी रख दिया गया था, जिनको जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता था। तो जोधाबाई का एक्चुअल नेम क्या था, हरका बाई। तो ये भी जो है आपके एक तरह से कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है कि जोधाबाई का एक्चुअल नेम क्या था। तो एक्चुअल नेम हरका बाई था, और किसकी बेटी थी, राजा भरमल की। राजा भरमल कहां के थे, आमेर के थे। तो आमेर की रियासत के जो है आपके वो थे, लेकिन ये था कि उनकी क्योंकि बेटी से जो है शादी हो गई थी, जिसकी वजह से आमेर का पूरा रीजन, जो राजपूत का पूरा रीजन था, वो सारा का सारा रीजन जो है आपके एक तरह से अकबर के साथ हो लिया था। क्योंकि एक तरह से अकबर जो है आपके एक तरह से राजपूतों के जो है दामाद बन गए थे, आप ऐसे कहें। और दामादों की कितनी इज्जत होती है ये आप समझ रहे हैं। तो इसलिए राजपूत इनकी क्यों इज्जत किया करते थे, वजह यह था कि जो राजा भरमल थी उनकी बेटी से जो है इन्होंने जो है आपके एक तरह से शादी करी थी। तो हरका बाई जिनका नाम था, और उन्हीं का नाम जो है मरियम उस जमानी के नाम से रख दिया गया, और फिर उन्हीं को ही आपके जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। जैसे मुगल आजम अगर आपने देखी हो तो मुगल आजम ने देखा होगा कि जोधाबाई हैं। तो जोधाबाई जो है एक्चुअल में जोधाबाई जो है एक तरह से नाम दिया गया था अकबर के द्वारा, तो अकबर ने उनको जोधाबाई कर दिया था, जबकि वो क्या थी, हरका बाई थी। तो हरका बाई के नाम से जानी जाती थी। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए दोनों चीजें याद रखिएगा, जो दोनों नाम इनको, जो एक तो ये थे कि जोधाबाई का जो है असली नाम क्या था, तो हरका बाई था, और जो आपके एक तरह से इनके शादी जो हुई थी आपके, वो किस नाम से हुई थी, या शादी के बाद इनका नाम क्या हो गया था, तो मरियमुज जो है जमानी के नाम से जाना गया था। मरियमुज जमानी के नाम से जो है इनका नाम था। तो इन्हीं को जोधाबाई कहा जाता था। उसके अलावा ही ऑल्सो मैरिड 2 राजपूत प्रिंसेस ऑफ बीकानेर। तो अब आमेर जो है, आमेर के तो ये दामाद हो गए। राजा भरमल जो थे, तो ये आपके एक तरह से पूरा जयपुर का रीजन, पूरा जो आपके राजस्थान का रीजन था, वो पूरे रीजन के जो है राजा थे। और उसी राजा के खानदान से क्योंकि शादी हो रही है इनकी, इसलिए पूरा राजस्थान के जो राजपूत थे वो इनको बहुत मानने लगे, और एक तरह से अकबर के साथ हो लिए। और अकबर भी इसी वजह से राजपूत को बहुत मानते थे, और जिसकी वजह से क्योंकि उनका ससुराल ही जो है आपके राजपूतों में था, तो इसलिए एक तरह से कहा जाए कि एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी जो है मुगल और राजपूत की। तो मुगल और राजपूत का बॉन्डिंग सबसे अच्छी जो देखी गई वो अकबर के जमाने में ही इसीलिए देखी गई। तो जितने एम्परर मुगल के हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर कहा जाए कि राजपूत जिनके साथ रहे हैं, तो वो किसके साथ रहे हैं, वो आपके अकबर के साथ रहे हैं। और अकबर के 3 बीवियां जो थी, 3 वाइफ जो थी, वो 3 जो है आपके एक तरह से इनकी बेटियां थी जो कि आपके राजपूत की। तो एक तो हरका बाई थी, और बाकी 2 जो है बीकानेर की प्रिंसेस थी, जिनसे जो है उन्होंने शादी किया था 1570 में।
अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अकबर के दरबार में 9 रत्न कौन थे। तो 9 रत्न जो अकबर के दरबार में थे उनको देख लें। तो 9 रत्न जो थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रश्न पूछा जाता है। इसमें सबसे पहले थे बीरबल। बीरबल का असली नाम पूछा जाता है, सही नाम जो असली नाम क्या था। तो बीरबल का असली नाम था महेश दास। तो महेश दास जो है इनका नाम था बीरबल का। और ये किस पोस्ट पर थे? एडवाइजर की पोस्ट पर। तो ये एक तरह से अकबर को एडवाइस दिया करते थे। तो अकबर इन्हीं से एडवाइस लिया करता था और महेश दास से, और महेश दास को जो है बीरबल के नाम से पुकारता था। बीरबल दिया गया नाम किसके द्वारा था? ये अकबर के द्वारा था, जबकि उनका एक्चुअल नेम क्या था? महेश दास। तो महेश दास जो थे ये एडवाइजर थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी राजा मान सिंह। राजा मान सिंह जो थे, क्योंकि हमने आपको बताया था ये हरकाबाई, जिनको जोधाबाई कहा जाता था, तो हरकाबाई के क्योंकि परिवार के थे इसलिए इनको और सम्मान दिया जाता था। और इनको पूरे जितनी जो है आपके एक तरह से अकबर की पूरी आर्मी थी, कंप्लीट आर्मी का कमांडर माना जाता था और ये पूरा कमांड करते थे पूरी आर्मी को। तो इसलिए जो है आपके राजा मान सिंह जो थे ये कमांडर थे, पूरी सारी आर्मी को यही पूरा कंट्रोल किया करते थे। तो अकबर की पूरी जो कंट्रोलिंग होती थी आर्मी की, तो वो सब जो है आपके यही देखा करते थे। तीसरे थे राजा टोडरमल। तो राजा टोडरमल जो थे ये एक तरह से बहुत दिमाग के तेज जो है आपके थे, और राजा टोडरमल ने भी जो है आपके एक तरह से पूरी तरह से शरण ले लिया था और अकबर को वो बहुत मानते थे और एक तरह से अकबर के कायल हो गए थे। और अकबर भी इनको बहुत मानता था। वजह यह थी कि जितना फाइनेंशियल वर्क हुआ करता था वो सब जो है आपके टोडरमल देखा करते थे। तो इसीलिए जो है आपके ये फाइनेंस मिनिस्टर थे जो हर सलाह देते थे अकबर को। जितनी भी आपके फाइनेंशियल काम अकबर किया करते थे वो सब के सब जो है आपके एक तरह से किसके थ्रू होता था? ये राजा टोडरमल के थ्रू होता था। तो राजा टोडरमल जो थे ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो अकबर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये किया, उन्होंने जो है आपके एक तरह से जो जिसका जितना ओहदा था उतना ओहदा बना के रखा। राजा मान सिंह थे तो उनको राजा की तरह से रखा, तो उनको सम्मान भी उसी तरह से दिया जाता था। ऐसा नहीं कि उनको सबऑर्डिनेट की तरह से रखा जाता था, या अकबर ने कभी सबऑर्डिनेट जैसी चीज, या जो आपके टोडरमल थे तो राजा टोडरमल को भी उसी तरह से सम्मानित रूप से रखा जाता था उनके कोर्टयार्ड में, और उनको भी उसी तरह का सम्मान दिया जाता था जो एक राजा को दिया जाता है। तो क्योंकि ये सब राजा थे तो, और इन सब लोग ने क्या किया था, ये सब लोग अकबर के जो है आपके एक तरह से के जो आप अकबर का जो एक तरह से पूरा एम्पायर था उसमें शामिल हो चुके थे, और इन्होंने कह दिया था कि हम आपके साथ हैं। तो इसलिए उनको सम्मान देने के लिए अकबर ने भी उनको पोजीशन दी थी। इवन महेश दास भी जो है आपके दिमाग के बहुत तेज आदमी थे और बहुत ही ज्यादा जो है आपके शार्प माइंडेड जो है आपके पर्सन थे, जिनको जो है आपके अकबर बहुत लाइक करते थे और मैक्सिमम एडवाइस जो है आपके इन्हीं महेश दास से ही लेते थे। फिर तानसेन का नाम क्या था ये बहुत पूछा जाता है। राम तनु पांडे जो है ये जो है आपके इनका नाम था तानसेन का। तो तानसेन का नाम अगर पूछा जाए तो ये राम तनु पांडे के नाम से जाने जाते थे। ये अकबर के दरबार में म्यूजिशियन थे और खास तौर से 2 राग बहुत गाते थे। ये 2 राग में ये माहिर थे, एक राग मल्हार और एक दीप मल्हार। ये 2 जो है आपके एक तरह से राग बहुत गाते थे। राग मल्हार जब गाते थे तो ऐसा जो है कहा जाता था कि बारिश होने लगती थी जब वो राग मल्हार जो है आपके गाया करते थे, और दीप मल्हार जब गाया करते थे तो कहा जाता था कि अंधेरे में दीप जल उठता है। अब ये कितना सच है ये तो जो है आपके तानसेन जाने और अकबर जाने, या फिर उस रीजन में जितने लोग थे वो जाने। हम लोग तो सिर्फ सुन रहे हैं कि ऐसा था कि राग होता था कि बारिश होने लगती थी, ऐसा राग होता था कि दीप जल उठते थे। तो अब ये कहां तक सत्य है, या फिर जो है आपके एक तरह से पन किया गया। कभी कभी पन किया जाता है ना, कभी कभी जो है आपके एक तरह से ये कहा जाता है कि जैसे दीप जल उठे के मतलब क्या होता है, आदमी बहुत खुश हो गया। तो मुहावरे के फॉर्म में जैसे आपके एक तरह से चीजें कही जाती हैं। अब ये मुहावरे थे या एक्चुअल में ऐसा होता था, तो
तो ये तो बहुत ज्यादा जो है आपके डीपली किसी को नहीं पता है। सिर्फ ये होता था कि हाँ, जब ये राग मल्हार गाते थे तो बारिश होने लगती थी, और जब ये राग दीप मल्हार गाते थे तो दीप जल उठते थे। तो कुछ इस तरह से बोला जाता है। उसके अलावा अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना आपको याद होगा, ये कौन थे? हमने आपको बताया था, इन्होंने बाबरनामा लिखा था। बाबरनामा को जो है आपके एक तरह से ट्रांसलेट किया था। तो ये जो है आपके ट्रांसलेट किया था तुज़्गे बाबरी के नाम से। तो उस टाइम जब हम लोग बाबर पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि ये 9 रत्नों में से हैं जो आपके अब्दुल रहीम खाने खाना थे। तो अब्दुल रहीम खाने खाना जो थे ये भी 9 रत्न में थे, एक पोइट थे और बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन थे, जो कि जो है आपके तुज़्गे बाबरी जिन्होंने आपके लिखा था पर्शियन में। तो ये पहले टर्किश में था, टर्किश में बाबरनामा लिखा गया था, लेकिन उसको जो है आपके पर्शियन में कन्वर्ट किया था किसने? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। उसके अलावा अबुल फजल, अबुल फजल जो है आपके एक तरह से ये भी पोएट थे और इनके भी भाई एक थे फैजी, वो भी पोएट थे। तो ये जो है आपके एक तरह से ये दोनों भी जो है आपके पोएट के फॉर्म में थे और इन्होंने भी जो है आपके बहुत सारी जो है आपके पोइम्स लिखी हैं। और अकबर के दरबार में जैसे अकबरनामा जो है आपके अकबरनामा इन्होंने ही लिखा है। तो अकबरनामा के लिए कहा जाता है कि दोनों ने जो है आपके उसमें लिखावट की है अकबरनामा में, लेकिन मेनली जो प्रश्न आता है उसमें कहा जाता है कि जो सबसे ज्यादा जो जिनका नाम आता है अकबरनामा लिखने में वो आपके अबुल फजल थे। तो इसलिए ये प्रश्न भी खूब पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन आता है कि अकबरनामा किसने लिखा। तो अकबर क्योंकि जो है आपके पढ़े लिखे नहीं थे और 13 साल की उम्र में गद्दी बैठ गए, जबकि उनको कुछ नहीं आता था, तो इसलिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन उनके साम्राज्य में जो उनके 9 रत्न थे वो बहुत प्रेशियस थे, क्योंकि वो बहुत ही काबिल लोग थे। तो अकबर खुद काबिल नहीं थे, अकबर जो है माइंड के बहुत शार्प थे, सारी स्ट्रैटेजी वही बनाते थे, सब कुछ था, लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे। तो पढ़ाई लिखाई जो थी आपके, इसीलिए अपने साथ ऐसे लोगों को रखा करते थे जो हमेशा पढ़े लिखे होते थे। तो इसलिए अबुल फजल, तो अकबरनामा जो है आपके पर्शिया में लिखा गया, पर्शियन लैंग्वेज में। तो अकबर को तो लिखना नहीं आता था, तो अकबरनामा इसीलिए जो है आपके अबुल फजल ने लिखा, फैजी। फिर इसी तरह से 8वें जो थे आपके 9 रत्न में वो मुल्ला दो प्याजा थे। मुल्ला दो प्याजा जो थे वो आपके कहा जाता है कि अकबर के जो है आपके कुक थे और वही खाना बनाया करते थे अकबर का। तो इसलिए जो है मुल्ला दो प्याजा को भी जो है आपके इसमें 9 रत्न में नाम मिला। 9वें रत्न में बहुत सारे विवाद हैं, इसीलिए कभी इन पे प्रश्न नहीं पूछा जाता। तो 9वें रत्न में अगर देखा जाए तो अलग अलग चीजें मिलती हैं, हिस्टोरियंस ने अलग अलग चीजें लिखी हैं। तो किसी ने भगवान दास को कहा है कि भगवान दास थे, किसी ने हकीम उकान को कहा है और किसी ने फाकिर अजियोदीन को कहा है। तो ये जो है आपके एक तरह से जो है अलग अलग जो है आपके एक तरह से लोग हुए हैं, जो कि 9वां रत्न जो है आपके कौन था ये नहीं पता है, लेकिन 8 रत्न जो है आपके एक तरह से डिसाइडेड थे। तो फिर से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि खूब पूछी जाती है, जैसे बीरबल, बीरबल का नाम महेश दास जो कि एडवाइजर थे। उसके अलावा राजा मान सिंह जो कि आपके एक तरह से कमांडर थे, पूरी उनकी आर्मी को जो है देखा करते थे। राजा टोडरमल ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो कि पूरी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स पूरी इन्हीं के जो है आपके उसमें चलती थी। तानसेन जो कि रामतनु पांडे के नाम से जाने जाते, पहले रामतनु पांडे इनका नाम था, लेकिन जो आपके जैसे बीरबल और तानसेन ये सब नाम किसने दिया है? ये अकबर ने नाम दिया है। तो बीरबल पहले बीरबल के नाम से नहीं, महेश दास के नाम से जाने जाते थे, लेकिन जब इनके कोर्टयार्ड में आए तो इन्होंने जो है आपके अकबर ने इनको नाम दिया बीरबल का। उसी तरह से रामतनु पांडे जब आए तो रामतनु पांडे के नाम से जाने गए, लेकिन अकबर ने इनको नाम दिया तानसेन का, तो ये तानसेन हो गए। और फिर अब्दुल रहीम खाने खाना, जैसे हमने आपको बताया, एक बहुत लर्नेड पॉइंट थे और इन्होंने जो है आपके एक तरह से बाबरनामा जो आपके एक तरह से लिखा गया था उसका जो है अनुवाद किया पर्शियन में, क्योंकि हमने आपको बताया था बाबर तक
जितने भी आपके दिल्ली सल्तनत पूरा और प्लस बाबर तक जितनी भी चीजें लिखी गई वो सब किस भाषा में लिखी गई, किस लैंग्वेज में? टर्किश लैंग्वेज में। बाबर तक, बाबर के बाद, क्योंकि बाबर टर्किश जानते थे, बाबर के बाद हुमायूं से जितनी चीजें आपके स्क्रिप्ट मिलेंगी वो सब पर्शियन मिलेंगी। तो पर्शियन स्क्रिप्ट आपकी आ जाती हैं। और पर्शियन स्क्रिप्ट क्यों आ गई? क्योंकि अबुल फजल और फैजी ये मेन पर्शियन जो है आपके पोएट हुआ करते थे, जो कि सबसे ज्यादा जो है चीजों को लिखा करते थे। और अब्दुल रहीम खाने खाना जो थे, ये तो आपके एक तरह से सबसे जो है आपके कहा जाता है कि बहुत लर्नेड पर्सन थे। और वजह ये थी कि बाबर के दरबार में भी थे और कुछ हद तक ये कहा जाता है कि इन्होंने जो है उसमें भी खिदमत करी, जो हुमायूं के रिजीम में, और फिर अकबर में तो आकर के ये नौरत्न बनी गए। उसके अलावा मुल्ला दो प्याजा जो इनका कुक था, और उसके बाद नवा जो है आपके डिसाइडेड नहीं है, कुछ लोग भगवान दास को ही बोलते हैं कि नवा जो है आपके एक तरह से नवे रत्न यही थे। अब देखिए कुछ स्ट्रक्चरल मॉन्यूमेंट्स थे जो कि अकबर ने जो है आपके बनाए थे। तो अकबर का जो है आपके एक तरह से कहा जाए टूम, अकबर का मकबरा, तो ये सिकंदरा में था। सिकंदरा में जो है अकबर का मकबरा है। उसके अलावा एक तुलादान सिस्टम था। तुलादान सिस्टम, अब ये सिस्टम आएगा, जैसे मनसबदारी सिस्टम है, मनसब सिस्टम जिसको कहा जाता है, मनसबदारी है, जागीरदारी है। अभी बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, राजाओं के सिर्फ जो है आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जितने भी कैंपेन उन्होंने किए, तो जितने भी बैटल्स लड़े हैं, सिर्फ उसी को भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी इनके मेन वर्क को या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को हम लोगों ने नहीं किया है। तो किस तरह से इनका सिस्टम चलता था वो सिस्टम भी हम लोग अभी देखेंगे। तो अभी आगे आएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके मनसबदारी सिस्टम या फिर जागीरदारी। तो मनसबदारी क्या है तो वो अभी आएगा। तो ये पूछा जाता है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, मनसबदारी सिस्टम किसके रिजीम में था? तो ये था आपके अकबर के रेन में। तुलादान सिस्टम जो था, तुलादान सिस्टम क्या होता था? तो तुलादान के सिस्टम के बारे में बता देते हैं, क्योंकि इसकी कोई डिटेलिंग नहीं है, यहीं पर खत्म हो जाएगा ये। तो तुलादान सिस्टम जो था उसमें क्या होता था कि साल में एक बार जो है आपके अक्सर या फिर जो है कहा जाता है त्योहारों पर, जब त्योहार करीब हुआ करते थे तो लोगों को खुश करने के लिए या लोगों के घर डायरेक्ट जो है कुछ सामान पहुंचाने के लिए तो एक सिस्टम बना दिया गया था। सिस्टम ये बना दिया गया था कि अकबर जो है एक तराजू में बैठते थे और दूसरी तराजू में हीरे जवाहरात रखे जाते थे। उन्हीं के बराबर तौल करके जितने हीरे जवाहरात होते थे वो सब उनकी जो है लोगों में बांट दिए जाते थे। तो इस सिस्टम को तुलादान सिस्टम कहा जाता था। और ये तुलादान सिस्टम जो है आपके उस टाइम जरूर होता था जिस टाइम कोई बैटल जीत करके आते थे। जब बैटल जीत करके आते थे, जब कोई जो है आपके एक तरह से बैटल जीत के आता है तो बहुत सारी चीजों को जो है अपने जो है उसमें ले करके आता है। जैसे बहुत सारी जो है जमीनें मिल जाती हैं, बहुत सारे जो है आपके एक तरह से सोना चांदी जवाहरात हीरे जो भी होते हैं वो सब जो है आपके उस पूरे रीजन के जो है आपके मिल जाते हैं। तो एक तरह से वॉर जीतने वाले को काफी कुछ जो है आपके चीजें सामान मिलते थे। तो खासतौर से जब कोई बैटल जीत करके ये आते थे तो उस टाइम तुलादान सिस्टम जरूर हुआ करता था। वो एक तरह से ये माना जाता था कि उनका कॉन्सेप्ट ये था कि इसमें जो भी हम लोग बैटल जीत के आए हैं तो इसमें हिस्सा जो है आपके गरीबों का भी है। तो इसलिए अकबर की सोच भी बहुत अच्छी थी इन सब मामलों में। तो इसलिए जितना भी हिस्सा आता था तो उसमें से अकबर के बराबर वेट का हिस्सा जो है आपके गरीबों में बांट दिया जाता था। इसी को तुलादान सिस्टम कहा जाता था। आगरा का किला जो है ये आपके एक तरह से अकबर ने ही बनवाया। इलाहाबाद का किला जो है वो इलाहाबाद फोर्ट जो है वो भी अकबर ने बनवाया। जोधाबाई महल भी अकबर ने बनवाया है और शीश महल जो है आपके वो भी जो है एक तरह से अकबर ने बनवाया है। तो अकबर के ये सब कुछ मॉन्यूमेंट्स होते हैं, अक्सर पूछ लेता है, जैसे शीश महल के बारे में जो है कि किसने बनवाया है, या इलाहाबाद जो है किला किसने बनवाया है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो है आपके कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि अकबर ने बनवाए थे। अब देखिए अकबर के लास्ट टाइम में ही अक्सर देखा गया कि जो है जहांगीर जो थे ये आपके एम्परर
जो तो आपके पहले से डिक्लेयर्ड थे। अकबर ने डिक्लेयर कर दिया था कि जहांगीर ही एम्परर रहेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट में जो है आपके एक तरह से कई बार इन्होंने विद्रोह किया, रिवोल्ट किया। इवन जब जो है आपके साउथ में अकबर जो है आपके एक तरह से साउथ के रीजन को जो है एक तरह से कैप्चर करने के लिए जब जाते हैं, तो उस टाइम भी जो है आपके लास्ट मोमेंट पे हम लोगों ने देखा था कि जो जहांगीर थे, इन्होंने दिल्ली में रिवोल्ट कर दिया था। ये जल्दी से जल्दी गद्दी चाहते हैं। तो अब अकबर के फौरन ही बाद जो है आपके एक तरह से जहांगीर, जिनको हम लोग कहते हैं, जहांगीर ने जो है आपकी गद्दी ली। तो अकबर के बाद, अभी तक अकबर तक, इसके मतलब बाबर के बाद हुमायूं आए, हुमायूं के बाद अकबर आए, अकबर के बाद अब उनका बेटा जो है आपके जहांगीर आ रहे हैं। जहांगीर को जैसे जो है आपके ये कहा जाता है कि जहांगीर ऐसे थे जो कि मन्नतों से माने गए थे, मन्नतों से उनको जो है आपके एक तरह से हासिल किया गया था। अब उनकी कहानी अभी हम आगे जो है डिस्कस करते हैं। तो हुआ क्या कि जब अकबर जो है आपके एक तरह से अकबर ने थ्रोन को छोड़ा और जो है आपके एक तरह से जहांगीर जो है आपके थ्रोन पर आए, तो जहांगीर ने सबसे पहली चीज ये करी कि दो तीन चीजों में आपके बहुत अच्छे माने गए जहांगीर। पहली चीज तो ये कि उनको बहुत ज्यादा लगाव था पेंटिंग से, और आपके एक तरह से जितना भी आपके रंग, जैसे रंगोली से, पेंटिंग से, ये सबसे बहुत ज्यादा लगाव था। इसलिए इनके पीरियड में जो है अगर देखा जाए तो पूरे मुगल काल में सबसे ज्यादा पेंटिंग्स अगर कहा जाए तो इन्हीं के रिजीम में जो है आपके चरम सीमा पे थी, एपेक्स पे थी। जैसे अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है सबसे जो है हाईएस्ट, उसी तरह से जहांगीर की पेंटिंग मानी जाती है, और उसी तरह से इसके बाद जब शाहजहां आएंगे, शाहजहां का आर्किटेक्चर माना जाता है कि जितना आर्किटेक्चरल वर्क शाहजहां के रिजीम में हुआ, रेन में हुआ, उतना किसी के भी रेन में नहीं हुआ। तो शाहजहां जो है पहले जो है इनका नाम क्या था, इनका नाम सलीम के नाम से जाना जाता था, शेखू बाबा, इनको शेखू बाबा कहते थे। तो सलीम, तो अक्सर आपने देखा, मान लीजिए कि अगर मुगल आजम आपने फिल्म देखी हो तो उसमें दिखाया है कि सलीम शेखू, उसी नाम से ये पुकारे जाते हैं। जबकि इनका एक्चुअल नेम क्या था, इनका एक्चुअल नेम था मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद। तो मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद, तो ये इनका एक्चुअल नाम था, लेकिन इनको जहांगीर का एक तरह से उपाधि दी गई थी। तो जहांगीर के मतलब क्या होता है, जहां और गीर, ये दो वर्डों से मिलकर के बना है। इसके मतलब कि वर्ल्ड को जीतने वाला, पूरे विश्व विजेता जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसी को जहांगीर उर्दू में बोलते हैं। तो जहांगीर विश्व विजेता को बोलते हैं। तो ये उपाधि जो है जहांगीर की, तो ये आपके एक तरह से इनको दी गई, जिससे कि आपके जो है एक तरह से जहांगीर जो उपाधि है, कहा जाता है कि अकबर ने ही इनको दी थी और अपने रेन में ही रहते हुए दे दी थी, कि सलीम शेखू को वो बहुत चाहते थे और बहुत प्यार करते थे। तो उसी टाइम जो है इनके कई जो है आपके अकबर के रेन में ही इन्होंने कई बैटल लड़े, और ये बहुत ही जो है आपके सक्सेसफुल योद्धा भी दिखाई पड़े, और कई बैटल में ये गए अकबर की तरफ से। तो उस टाइम ही जो है इन्होंने, अकबर ने जो है इनको उपाधि दी थी जहांगीर की। तो जहांगीर जिसको विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है। तो इनका रिजीम जो है ये 1605 से 1627, तो 1605 से 1627 तक होता है। अब इनमें देखिए क्या प्रमुख चीजें थी, क्या मेन चीज थी। तो पहली चीज, मिलिट्री कैंपेन्स स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड। अकबर जितनी भी मिलिट्री कैंपेन था, क्योंकि अकबर के टाइम में तो बहुत अच्छा था, सारी चीजें मैनेजेबल थी। मान सिंह थे, मान सिंह जो है कमांडर थे, वो पूरे जो है आर्मी को देख रहे थे, वही चीफ थे। तो इसलिए, और ज्यादातर जितने भी आपके एक तरह से आर्मी में पर्सन थे, वो आपके एक जो है आप ये कह सकते हैं कि जितने भी ऐसे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट लोग थे आपके अकबर के, वो ज्यादातर आर्मी में ही मौजूद थे, और वही जो है आपके मेन इनके आर्मी के कमांडर्स भी थे, और इनमें सबसे ज्यादा राजपूत थे। तो जो आपके अच्छे ओहदों पर, या फिर आपके एक तरह से लीडर्स कहा जा सकता है, कि जैसे आर्मी होती है तो आर्मी में ऐसा नहीं कि एक लीडर हो, क्योंकि कई टुकड़ी बनाई जाती है।
तो जब कई टुकड़ी बनाई जाती है तो इन टुकड़ियों की कुछ ना कुछ लीडरशिप दी जाती है। तो इन टुकड़ियों की ज्यादातर लीडरशिप राजपूत के पास थी, क्योंकि अकबर राजपूत को बहुत ज्यादा मानते थे। तो इसी चीज को इन्होंने आगे जारी रखा। तो जहांगीर जो है ये आपके अकबर की पॉलिसी को आगे जारी रखते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में कोई चेंज नहीं लाते, उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब देखिए जस्ट जो है अगर हम देखें राजस्थान का क्षेत्र, राजस्थान के क्षेत्र में जैसे आपके सिसोदिया थे, तो सिसोदिया राजपूत हुआ करते थे, जो आपके एक तरह से अमर सिंह मेवाड़ का पूरा क्षेत्र था, अमर सिंह वहां पर थे। तो उन्होंने भी क्या किया, द सिसोदिया रूरल ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस, लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख्स, द अहोम्स एंड द अहमदनगर फॉलोड। तो सिसोदिया रूलर जो मेवाड़ के थे, तो अमर सिंह जो है आपके मेवाड़ के पूरा जो है रीजन में जो है आपके पूरे रूलर थे, लेकिन वो भी जो है आपके जहांगीर के अंडर में आ गए और जहांगीर के साथ जो है इन्होंने कई बैटल जो है आपके जीते, जिसमें कि आपके कुछ जगह पर इन्होंने जैसे आपके बहुत ज्यादा जो है ये कहा जाए कि पूरी बैटल को ही जीतने का पूरा काम किया, जिसमें जहांगीर नहीं बल्कि जो है अमर सिंह ने जो है आपके जिस तरह से आप देखते होंगे अकबर के रिजीम में जैसे कहा जाता है मान सिंह लड़ाई करते थे, उसी तरह से अमर सिंह जो है आपके जहांगीर के फेम में जो है आपके एक तरह से अमर सिंह इनके साथ हो गए थे। और जो गुजरात वाला रीजन था, गुजरात का रीजन जिस पे अटैक हुआ था, ये पूरा अमर सिंह के उसमें जो है किया गया था। तो अमर सिंह जो है पूरा क्योंकि जो है आपके एक तरह से मध्य प्रदेश का पूरा रीजन जो साउथ वेस्ट जो है आपके पूरा मध्य प्रदेश है, वो पूरा मेवाड़ लगता है, राजस्थान का रीजन जो है आपके मेवाड़ का पूरा रीजन था, तो वो सब पूरा जो है रीजन कवर अप करते थे। तो वहां से उन्होंने गुजरात में जो है आपके एक तरह से अहमदनगर है आपके महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के रीजन में भी ये गए। और फिर जो है आपके सिख और अहोम, तो अहोम जो है नॉर्थ ईस्ट जो है आपके रीजन में आपके हुआ करते थे और नॉर्थ वेस्ट रीजन में, और सिख जो पंजाब के रीजन में हुआ करते थे। इन रीजन्स में भी इन्होंने जो है आपके अलग अलग जो है कैंपेन किया। तो ये जो है आपके एक तरह से कहा जाए कि राजपूत इनके साथ भी उसी तरह जुड़े थे जिस तरह से अकबर के साथ जुड़े थे। प्रिंस खुर्रम द फ्यूचर एम्परर शाहजहां, तो शाहजहां का नाम क्या था, खुर्रम था ऐसे, और इनको जो है जो नाम था इनका खुर्रम था, और जो है आपके इनको शाहजहां की उपाधि दी गई थी। तो आगे चल करके अभी जहांगीर के जस्ट बाद अभी आप पढ़ेंगे, तो प्रिंस खुर्रम द फ्यूचर एम्परर शाहजहां रिबेल्ड इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन। सेम वही चीज रिपीट हुई जो आपके अकबर के रिजीम में हुई थी। अकबर के लास्ट फेज में जैसे जहांगीर ने रिवोल्ट किया था, उसी तरह से जहांगीर के लास्ट फेज में किसने किया, खुर्रम ने। खुर्रम किसका नाम था, शाहजहां, जो इनका बेटा था। तो शाहजहां जो है आपके एक तरह से शाहजहां का के खुर्रम ने जो है आपके एक तरह से रिवोल्ट किया, क्योंकि ये भी चाहता था जल्द से जल्द जो है आपके एम्परर बनना। तो एकदम वही चीज रिपीट हुई जो अकबर के साथ हुई थी, वही जहांगीर के साथ हुई। द एफर्ट्स ऑफ नूरजहां जहांगीर्स वाइफ टू मार्जिनल हिम वर अनसक्सेसफुल। एक्चुअल में क्या था कि नूरजहां जो थी उनका बहुत ज्यादा एक तरह से ये कहा जाए कि जहांगीर के लाइफ पर बहुत बड़ा इंपैक्ट था। जहांगीर ने एक तरह से नूरजहां से आपके एक तरह से शादी की थी, और ये भी जो है आपके नूरजहां जो थी एक विडो थी, आप ये कह सकते हैं। लेकिन नूरजहां जो है आपके माइंड की बहुत तेज थी, इसलिए जहांगीर बहुत सारे डिसीजन जो है नूरजहां से डिस्कस करके लिया करते थे। तो लास्ट फेज में जब प्रिंस खुर्रम ने, इसका मतलब शाहजहां इनको कहा जाएगा आगे चल करके, इन्हीं के बाद शाहजहां आएंगे। तो शाहजहां ने जब रिवोल्ट किया तो नूरजहां जो है आपके, क्योंकि नूरजहां के वो बेटे नहीं थे, तो इसलिए नूरजहां जो है नहीं चाहती थी कि शाहजहां जो है आपके एक तरह से जो है गद्दी पर बैठे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोशिश की जो है आपके इसको इनके रिवोल्ट को रोकने की, लेकिन ये रिवोल्ट रुका नहीं। तो उनकी नूरजहां की जो कोशिश थी वो जो है आपके एक तरह से बेकार हो गई। अब अगर हम डीपली पढ़े तो जहांगीर, जिनको हमने आपको कहा कि सलीम इनका नाम था या शेखू बाबा इनको कहा जाता था, इनकी 3 वाइफ थी। पहले थी मानबाई कहलाते थे,
फिर एक थी जगत गोसाई, और एक थी मेहरुन्नसा जिनको नूरजहां का खिताब मिला था। तो नूरजहां का जिनको खिताब मिला था वो कौन थी? मेहरुन्नसा। अच्छा, एक चीज और आता है, अकबर की बीवी जो थी वो थी आपके जोधाबाई, और आपने पढ़ा था, और उनका जो है एक तरह से उनका नाम क्या था? हरकाबाई। हरकाबाई को ही जोधाबाई कहते थे। और जहांगीर की वाइफ भी जोधाबाई थी। इसके मतलब अकबर की जो है आपके वाइफ भी जोधाबाई थी, और जो है आपके जहांगीर की वाइफ भी जोधाबाई थी। लेकिन ये जोधाबाई, जोधा इनको जगत गोसाई को कहा जाता था। जिनकी वाइफ थी जगत गोसाई, तो ये उनको जोधा कहते थे। तो जैसे अकबर जो है आपके हरकाबाई को जो है आपके जोधा कहते थे, वैसे ही जहांगीर जो है ये आपके जगत गोसाई को जोधा कहते थे। तो इसलिए कंफ्यूजन अक्सर हो जाता है कि जोधाबाई कौन थी। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप एक जगह पढ़ते हैं, अरे आप कहेंगे कि तो ये तो अकबर के जो है आपकी वाइफ थी, ये नूरजहां की वाइफ कैसे हो गई जोधाबाई? दोनों थी। वो हरकाबाई को जो है आपके एक तरह से अकबर ने एक खिताब दिया था और वो जोधाबाई का दिया था, और यहां पर जगत गोसाई को इन्होंने, जहांगीर ने जोधाबाई का नाम दिया था। तो जोधाबाई जो आपके हैं ये दो हैं, एक नहीं है। तो जोधाबाई हरकाबाई को भी कहा जा रहा है जो आपके एक तरह से अकबर की वाइफ थी, और जो है आपके जोधाबाई इनको भी कहा जा रहा है जो कि आपके जगत गोसाई थी। नूरजहां जिनमें से सबसे ज्यादा जो है आपके एक तरह से जिनका इन्फ्लुएंस था, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है इन पे और जहांगीर पे, और जहांगीर के लाइफ में बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले ये करती हैं, क्योंकि सारे डिसीजंस में आपके नूरजहां शामिल रहते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जहांगीर को किंग ऑफ जस्टिस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? रीजन क्या है? यही एक ऐसे मुगल एम्परर हुए जिन्होंने कह दिया कि 24 घंटे में से कि कोई भी घंटा हो या कोई भी टाइम हो, आप जस्टिस के लिए जब भी आप हमें बुलाएंगे तो हम आएंगे। और जिसके लिए इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने 30 यार्ड की लंबी रस्सी जो है आपके नीचे लटका दी थी, एक चेन लटका दी थी, और चेन में ऊपर घंटा बजा लगा हुआ था। तो अगर किसी को गुहार लगानी होती थी, कोई चीज मांगना होता था, कोई चीज जो है आपके बताना होता था, या कोई जस्टिस मांगना होता था, सीधे वो जाता था, उस चेन को जो है आपके हिलाता था, उसमें बेल लगी हुई थी, बेल बजती थी, और बेल बजने से जो है आपके राजा को पता चल जाता था, और वो फौरन आते थे और उसका जस्टिस करते थे। इसीलिए इनको किंग ऑफ जस्टिस कहा जाता है। तो किंग ऑफ जस्टिस के नाम से इनको जाना जाता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो ये बनता है कि सबसे पहली बार ब्रिटिशर्स किसके रेन में आए? तो जहांगीर की रेन में सबसे पहली बार कैप्टन हॉकिंस 1608 में, और 1615 में सर थॉमस रो, ये दोनों आपके व्यक्ति जो है आपके ब्रिटिशर्स थे। और ये किस लिए आए थे? ये इसलिए आए थे, इनको जो है आपके एक तरह से परमिशन चाहिए थी, क्योंकि ये जो है आपके इंडस्ट्री लगाना चाहते थे। किस जगह में? गुजरात का जो सूरत एरिया है, सूरत एरिया में ये यहाँ पे इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना चाहते थे ब्रिटिशर्स की। तो जहांगीर जो है आपके एक तरह जहांगीर के कोर्ट में ही आए थे। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, किसके कोर्ट में जो है आपके कैप्टन हॉकिंस जो है या फिर सर थॉमस रो जो है आपके गए थे, जिन्होंने जो है आपके परमिशन ली थी ब्रिटिशर्स के पहली इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने की। तो वो पहली इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए सूरत में जो है आपके परमिशन लेने गए थे, ये जिसकी परमिशन जहांगीर ने दे दी थी। और जहांगीर जो है आपके एक तरह से वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ आप जो है यहाँ पर इंडस्ट्रियल पर्पज से, ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर्स को बसाने के लिए, इन्होंने इंडस्ट्रियल पर्पज से व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए सूरत में जो है आपके एग्री कर गए थे कि सूरत में ये इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो ये जो है आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि बनता है। और जहांगीर के बाद जो है आपके जहांगीर का जो मकबरा है, टूम है, वो टूम जो है आपके कहां बनता है? लाहौर में। लाहौर में है, पाकिस्तान में। तो अब प्रेजेंट टाइम का पाकिस्तान जो है उसमें लाहौर जिले में जो है आपके एक तरह से इनका टूम जो है मिलता है।